जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है बेघर माँ बाप। गौरी शंकर जी और राधा जी आज बहुत ज़्यादा खुश थे। आज कई सालों के बाद उनके बेटे बहू उनसे मिलने के लिए गांव आ रहे थे, या ये कहें जब से गौरी शंकर जी का एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद आज पहली बार वे दोनों गांव आए थे। आज से 2 साल पहले किसी गंभीर बीमारी की वजह से उनके पैरों में लकवा मार गया था और वह पैरों से अपाहिज हो गए थे। बिना व्हील चेयर के अब उनके लिए इधर से उधर हिलना भी पॉसिबल नहीं था। इसीलिए अब सारा भार राधा जी के कंधों पर आ गया था। इन 2 सालों में एक बार भी उनका बेटा अंकित अपने माता पिता को देखने के लिए नहीं आया था। बेचारी राधा जी घर और बाहर दोनों का काम अकेले ही संभाल रही थी। राधा जी की 2 मंजिली घर है। एक मंजिला में वह रहती हैं और एक मंजिला उन्होंने किराए पर दे रखा है। उससे जो किराया आता है उससे राधा जी और गौरी शंकर जी का गुजारा आराम से हो जाता है। यूँ तो उनकी एक बेटी भी है जिसकी शादी उन्होंने बड़े ही धूमधाम से की थी, लेकिन नीलम भी अपनी गृहस्थी थी, इसलिए राधा जी उसे ज़्यादा परेशान करना उचित नहीं समझती थी। फिर भी वह बीच बीच में आकर अपने बाबूजी को डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए ले जाया करती थी, लेकिन उसकी गृहस्थी में कोई समस्या ना आए, इसलिए राधा जी उसे हमेशा समझाती वह ज़्यादा उनके बारे में ना सोचा करे। लेकिन वह हमेशा यही कहती, माँ मैं मानती हूँ शादी के बाद लड़की का ससुराल उसकी पहली जिम्मेदारी है, पर माँ भैया भाभी के भरोसे तो मैं आपको नहीं छोड़ सकती। उन्हें अगर आपकी इतनी ही चिंता होती तो पापा के एक्सीडेंट के बाद एक बार भी उनको देखने के लिए नहीं आए। एक बार तो उन्होंने सोचा होता अकेली माँ सब कुछ कैसे संभाल रही होगी। पापा को देखने के लिए सारे रिश्तेदार आए, पर सब यही पूछते थे कि अंकित क्यों नहीं आया, और तभी आपस में घुसर पुसर करते रहते थे। एक लौता बेटा होते हुए भी अपने बाप के इतने बड़े एक्सीडेंट की खबर सुनकर भी नहीं आया। भगवान ऐसी औलाद किसी दुश्मन को भी मत देना। अरे खुद नहीं आ रहा था तो अपने माँ बाबूजी को अपने साथ अपने घर ले जाता। भगवान जाने कैसे संभालती होंगी राधा जी अकेले गौरी शंकर जी को। पर राधा जी ने जैसे ही बहू बेटे की शक्ल देखी वे सारी बातें भूल गईं। याद था तो बस इतना कि देर से ही सही पर मेरा बेटा हमें ले जाने के लिए आया तो सही। और अब अंकित उसकी पत्नी घर से बाहर निकल रहे थे। उन्हें यह सब सुनने को मिला। अंकित अपने दोस्तों से मिला तो उन्होंने कहा, कितना मतलबी है रे तू, तेरी माँ बाबूजी का तेरे अलावा है ही कौन, और उनको भी तू यहाँ गांव में छोड़कर खुद मज़े से शहर में रह रहा है। वहाँ गांव में जहाँ भी गया उसे यही ताने सुनने को मिले, और फिर किसी ने कुछ गलत तो नहीं कहा था, सब सच ही कह रहे थे। किंतु सच्चाई इतनी बुरी लगती है। अंकित उसे सहन नहीं कर पा रहा था। दरअसल वह घर पर लोन लेना चाहता था जो कि माँ के नाम पर था, इसीलिए वह अपनी माँ के पास आया था केवल अपने मतलब से। और जब उसने अपने लिए यह सब सुना तो गुस्से में आकर उसने कुछ और सोचा और घर जाकर अपनी पत्नी से कहा, कविता हम लोग आज शाम को ही शहर के लिए निकल जाएंगे, तुम अपना सामान पैक कर लेना। फिर अपनी माँ के कमरे में गया और बोला, माँ आप और बाबूजी भी मेरे साथ शहर चलो। शहर जाकर बाबूजी का अच्छे अस्पताल में इलाज करा देंगे तो वे ठीक हो जाएंगे, और यहाँ आप अकेले उन्हें कैसे संभालेंगी। वहाँ हम सब मिलकर बाबूजी का अच्छे से देख रेख कर सकेंगे। बेटे के मुँह से ऐसी बातें सुनकर राधा जी खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। वह खुशी खुशी अपने और गौरी शंकर जी के कपड़े पैक करने लगी। बहू ने भी कपड़े पैक करने में अपनी सास की मदद करी। शाम को बेटा और बहू अपनी माँ बाबूजी को लेकर शहर के लिए निकल गए। निकलते वक्त राधा जी अपने पड़ोसियों से विदा लेती हैं। देखा बहन, मैंने कहा था ना मेरा बेटा अंकित ऐसा नहीं है। देखो मैंने कहा था ना, एक दिन मेरा बेटा हम दोनों को ले जाने के लिए ज़रूर आएगा। आज हम दोनों अपने बहू बेटे के साथ शहर जा रहे हैं। अब मुझे अकेले इनके काम करने की कोई परेशानी नहीं होगी। अब बेटा और बहू हम तीनों मिलकर उनकी अच्छे से सेवा कर सकेंगे
और इनका शहर के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज कराएंगे। मेरे कारण मेरी बच्ची नीलम को कितना परेशान होना पड़ रहा था, वह भी सुकून से अपने घर में रह पाएगी। अच्छा बहन, अब हम चलते हैं, कहकर राधा जी अपने बहू बेटे के साथ शहर के लिए निकल गई। सफ़र काफ़ी लंबा था, इसलिए अंकित ने रास्ते में एक ढाबे पर गाड़ी रोक दी और बोला, माँ बाबूजी ने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है और उन्हें दवाई भी लेनी है, इसलिए आप लोग कुछ खा लो। बहुत देर से आप लोगों ने कुछ खाया नहीं है और इतनी देर भूखे रहना बाबूजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। गौरी शंकर जी अपने प्रति अपने बेटे का प्रेम देखकर भाव विभोर हो उठे। वह बोले, नहीं बेटा, हम लोग तुम्हारे साथ में ही खाना खाएंगे। बेटा, घर से निकलते समय तुम्हारी माँ अच्छे से खिला पिलाकर दवाई देकर ही लाई थी और अभी मुझे भूख भी नहीं है। आप तो मैं घर जाकर बहू के हाथ का खाना ही खाऊंगा। अंकित ने बहुत कोशिश की कि उसके माँ बाबूजी ढाबे पर खाना खाने के लिए उतर जाएं, लेकिन वह दोनों अपने बेटे के मोहवश कहीं नहीं गए और अंकित को भी उतरकर फिर ढाबे पर खाना खाने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि अंकित को अपना काम निकलवाना था। वह बड़ी ही शालीनता के साथ गाड़ी से उतरकर अपने माँ बाबूजी के साथ खाना खाने गया और साथ में उसकी पत्नी भी गई। चारों ने वहाँ ढाबे पर बैठकर खाना खाया और वहाँ से निकल गए। देर रात तक चारों घर पहुँचे थे, इसीलिए जाकर ऐसे ही सो गए। सुबह उठे तो बहू ने राधा जी और गौरी शंकर जी को बढ़िया सा चाय नाश्ता बना कर दिया और उन दोनों की खूब सेवा की। बहू बेटे को सेवा करते करते 1 महीना बीत गया। एक दिन अंकित अपने माँ बाबूजी से कहने लगा, माँ बाबूजी, अब तो आप दोनों यहाँ रहने लगे हो और आपका यहाँ पर मन भी लग रहा है, तो जो गांव वाला मकान है वह ऐसे ही खाली पड़ा है। मैं सोच रहा था क्यों ना उसे मकान को बेच देते हैं और उसका जो भी पैसा आएगा मैं आप दोनों के नाम अकाउंट में डाल दूँगा। उन पैसों से बाबूजी का इलाज अच्छे से हो जाएगा। आप तो जानती हो, शहर में डॉक्टरों के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर वह खाली मकान एकदम खंडर सा हो जाएगा। इससे तो अच्छा उसे अच्छे दामों में बेच देते हैं। गौरी शंकर जी बोले, बेटा तुम कह तो सही रहे हो, तुम्हारे ऊपर भी हम कितना बोझ डालेंगे और फिर हमें रहना तो तुम्हारे पास ही है और जहाँ बच्चे हों वहीं पर माँ बाप का मन लगता है। राधा जी बोली, बेटा तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा कर लो। भोले भाले राधा जी और गौरी शंकर जी ने शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यही की थी कि उन्होंने अपने बेटे के ऊपर आंख बंद कर कर विश्वास कर लिया था। प्रॉपर्टी अपने नाम करने के बाद वह बोला, माँ बाबूजी, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और आज वहाँ पर बाहर से डॉक्टर आए हुए हैं। मैंने बाबूजी का नाम वहाँ पर लिखवा दिया था और आज शाम का ही अपॉइंटमेंट मिला है। अब देखना माँ, बाबूजी जल्दी ही सही हो जाएंगे। अंकित का उद्देश्य तो कुछ और ही था। वह अपने मन में कोई और विचार बनाए हुए था। बेचारी राधा जी और गौरी शंकर जी कुछ समझ ही नहीं पाए कि उनके बेटे के मन में क्या खुराफात चल रहा है। राधा जी अपने पति का इलाज कराने के लिए खुशी खुशी अपने बेटे के साथ अस्पताल जाने के लिए निकल गईं। अस्पताल उसके घर से काफ़ी दूर था। जैसे ही हॉस्पिटल आया, उसने गौरी शंकर जी को गाड़ी से उतारकर व्हील चेयर पर बिठा दिया और उन दोनों से कहा, आप दोनों यहाँ पर बेंच पर बैठ जाइए, मैं अंदर पता करके आता हूँ कि बाबूजी का चेकअप कौन सा डॉक्टर करेगा। अंकित उन दोनों को बिठाकर वहाँ से निकल गया। उधर राधा जी और गौरी शंकर जी आपस में बातें कर रहे थे। गांव वाले हमारे बेटे के बारे में ना जाने क्या क्या बातें बनाते थे, लेकिन देखिए ना, हमारा बेटा तो एकदम खरा सोना निकला। आपके इलाज के लिए कितनी दूर लेकर आ गया, कितना ख्याल रखता है हम दोनों का। आजकल ऐसे बच्चे कहाँ होते हैं। गौरी शंकर जी बोले, हाँ भाग्यवान, तुम कह तो सही रही हो। बड़े ही नसीब वाले हैं हम दोनों, जिन्हें अपनी बहू बेटे के पास रहने का मौका मिल रहा है। बातें करते करते गौरी शंकर जी ने नोटिस किया कि अंकित को गए हुए पूरे 2 घंटे हो चुके हैं
और अभी तक अंकित अस्पताल से बाहर निकलकर नहीं आया है। सुबह से इंतज़ार करते करते अब दोपहर हो चुकी थी। इस चिलचिलाती गर्मी में राधा जी और गौरी शंकर जी का बुरा हाल हो रहा था। सुबह घर से निकले थे तो हल्का पुल्का नाश्ता कर चले थे। अब उन्हें जोर की भूख भी लग रही थी और दूसरी तरफ अपने बेटे की भी चिंता हो रही थी कि अंकित अभी तक बाहर आया क्यों नहीं। उन्होंने अस्पताल के बाहर खड़े वॉचमैन से पूछा, बेटा, हमारा बेटा अंदर गया था नंबर लिखवाने के लिए, अभी तक बाहर नहीं आया। वह बोला, माँ जी, आज तो रविवार है और आज तो सभी डॉक्टरों की छुट्टी रहती है, फिर आपका बेटा अंदर क्यों जाएगा। राधा जी बोली, नहीं बेटा, हम बहुत दूर से आए हैं। वह बाहर से कोई डॉक्टर आए हुए थे तो मेरा बेटा अपने बाबूजी का इलाज करवाने के लिए यहाँ लेकर आया था। उसने कहा, गेट पर खड़े उस आदमी ने कहा, माँ जी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ पर बाहर से कोई डॉक्टर नहीं आए थे और आज तो रविवार की वजह से सभी डॉक्टरों की छुट्टी है। अब तो राधा जी को और भी टेंशन होने लगी। उन्होंने सारी बात गौरी शंकर जी को बताई। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह करें तो क्या करें। ना ही तो उन्हें घर का एड्रेस पता था और ना ही उन्हें बहू बेटे का फ़ोन नंबर याद था। बेचारे अपने पति को लेकर जाती भी तो कहाँ जाती। अनजान शहर, अनजाने लोग, ऊपर से यह बात भी उन्हें रह रहकर परेशान कर रही थी। यदि वह वहाँ से कहीं चली गई और अंकित उन्हें लेने के लिए आया तो उन्हें ना देखकर परेशान हो जाएगा। इसीलिए दोनों पति पत्नी अस्पताल के पास वहीं बेंच पर ही बैठे रहे। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था। राधा जी को अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन गौरी शंकर जी को टाइम पर दवाइयाँ और खाना पीना देना होता था। अपने पैरों से लाचार गौरी शंकर जी कुछ कर भी नहीं सकते थे। राधा जी इधर उधर जाकर लोगों से अपने बेटे के बारे में पूछ रही थी, पर इस अनजान शहर में कौन किसी को जानता है। तेज़ धूप और भूख प्यास के कारण तभी उन्हें अचानक से चक्कर आ गए और वे वहीं सड़क पर बेहोश हो गईं। तभी इसी वक्त एक चमचमाती हुई गाड़ी राधा जी के सामने आकर रुक गई। उसमें से एक नौजवान युवक निकला और बोला, अरे आंटी जी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। लेकिन राधा जी उस समय पर बेहोश थी। उसने फटाफट अपनी गाड़ी से पानी की बोतल निकाली और राधा जी के मुंह पर छींटे मारे तो उनकी आंख खुल गई। वे बहुत ज़्यादा घबरा गई थीं। होश में आते ही सबसे पहले उन्हें गौरी शंकर जी का ध्यान आया। वे अस्पताल के बाहर अकेले ही बैठे हुए होंगे। वे वहाँ से उठकर दौड़कर गौरी शंकर जी के पास गई और सारी घटना उनको बताई। तब उसे नौजवान ने पूछा, माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और आप दोनों कौन हैं और कहाँ से आए हैं? इस तरह भरी दोपहर में सड़क पर क्यों बैठे हुए हैं? चलिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। राधा जी को अपने बेटे के घर का पता तो याद नहीं था, लेकिन वह शहर का नाम जानती थी। लड़का बोला, आंटी जी, लगता है आपको बहुत ज़्यादा भूख कमज़ोरी है, शायद इसीलिए आपको चक्कर आ गए थे। अगर आप कहें तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूँ। तभी गौरी शंकर जी बोले, बेटा, हम अपने बेटे के संग सुबह डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए आए थे। वह हमें यहाँ बिठाकर पता नहीं कहाँ चला गया, अभी तक लौट कर नहीं आया। लड़के ने कहा, अंकल जी, आप मुझे एड्रेस बता दें, मैं आपको वहाँ पर छोड़ देता हूँ। तब गौरी शंकर जी बोले, मुझे शहर के नाम के अलावा और कुछ नहीं पता है। लड़का बोला, चलिए अंकल जी, कोई बात नहीं, आप कब तक यहाँ इंतज़ार करते रहेंगे, आप दोनों मेरे साथ चलिए। गौरी शंकर जी बोले, बेटा, शहर तो हम लोग पहुँच जाएंगे, फिर घर कैसे ढूंढेंगे, वह भी तो सोचना पड़ेगा।
लड़का बोला, अंकल जी आप चिंता मत करिए, मेरे बड़े भैया पुलिस में हैं, इसीलिए आप निश्चित रहें, वह जल्दी ही आपके बेटे को ढूंढ लेंगे। लड़का गौरी शंकर जी और राधा जी को लेकर निकल गया। राधा जी ने बताया कि उनका बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है और वह कानपुर जैसे बड़े शहर में रहता है। उस लड़के ने कहा, आंटी जी, अंकल जी, मैं भी कानपुर का ही रहने वाला हूँ, अपने परिवार के साथ वहीं पर रहता हूँ। शहर पहुँचते ही लड़का सोच में पड़ गया कि वह अब करे तो क्या करे। उसने अपने बड़े भैया को फ़ोन लगाया और सारी स्थिति उन्हें समझा दी। उसका बड़ा भाई भी जल्दी ही उसके पास पहुँच गया। आकर उसने राधा जी और गौरी शंकर जी को देखा तो उन दोनों से पूछा कि आप वहाँ पर कब से बैठे हुए थे। तो उन्होंने सारी बात उसे इंस्पेक्टर को बता दी। आज सुबह अंकित अपने पिताजी को डॉक्टर को दिखाने की जिद कर रहा था और फिर हम वहाँ सुबह ही पहुँच गए थे और अब तो सुबह से शाम हो चुकी थी। राधा जी ने सोचा कि यदि शहर पहुँच जाऊंगी तो किसी भी तरह घर तक तो पहुँच ही जाएंगे, क्योंकि वह लड़का जो अभी अभी यहाँ आया था उसका नाम किशन था, वह पुलिस में था। अतः उसे समझते देर नहीं लगी कि अंकित ने अपने माँ बाबूजी से पीछा छुड़ाने के लिए उन्हें वहाँ पर छोड़ दिया है। वह बोला, आंटी जी, अंकल जी, मुझे लगता है आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। चलिए पहले आप लोग कुछ खा लीजिए, फिर आपके बेटे को ढूंढते हैं। राधा जी और गौरी शंकर जी को भूख बहुत जोर की लग रही थी, पर किसी अनजान लड़कों पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। वह बोले, नहीं बेटा, एक बार मेरा बेटा मिल जाए, फिर आराम से बैठकर खाना खाएंगे। आप दोनों खा लो। आपका बेटा कहाँ भागा जा रहा है? जहाँ भी होगा उसे हम वहीं पकड़ लेंगे। आप परेशान मत हो, और हम भी तो आपके बेटे जैसे ही हैं, और लोगों की सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। आखिर ये वर्दी हमने किस लिए पहनी है? इतना मत सोचिए, खाना खा लीजिए। और आंटी जी, आपको तो कमजोरी की वजह से वहाँ चक्कर भी आ गए थे। खाना खा लीजिए आंटी जी, क्योंकि आपको अंकल जी का भी ध्यान रखना है। सबने मिलकर एक साथ खाना खाया। फिर वह राधा जी और गौरी शंकर जी को अपने घर लेकर चले गए। किशन बोला, आंटी जी, अंकल जी, राहत बहुत हो चुकी है। मैं कल सुबह ही आपके बेटे के पास आपको छोड़ दूंगा। उधर अंकित ऑफिस से आकर मज़े से मोबाइल में गेम खेल रहा था, तो उसकी पत्नी ने पूछा, अंकित, मम्मी जी और पापा जी कहाँ हैं? आज सुबह आप उन दोनों को लेकर डॉक्टर को दिखाने के लिए गए थे। वह दोनों सुबह से घर नहीं आए हैं। अंकित बोला, नहीं आए तो आ जाएंगे। अरे गए कहाँ होंगे? कहीं आसपास घूमने के लिए निकल गए होंगे। अरे इतना बड़ा शहर है, मन कर गया होगा दोनों का कहीं घूमने फिरने का। तो उसकी पत्नी बोली, लेकिन गए तो तुम्हारे साथ ही थे, फिर तुम उन दोनों को कहाँ छोड़कर आ गए? अंकित, सच सच बताओ मुझे। अंकित, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अंकित जोर से चिल्लाया। क्या अंकित अंकित लगा रखा है? पागल हो गई हो क्या? और इतना क्यों मरी जा रही हो? मैं मेरे माँ बाबूजी हैं, मैं चाहे जो करूँ उनके साथ, चाहे जहाँ छोड़ूँ उन्हें। तुम अपने काम पर ध्यान दो, मेरे काम में अपनी टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी पत्नी बोली, अंकित, मैं समझ रही हूँ, पर शायद तुम भूल गए हो कि वह तुम्हारे माँ बाबूजी हैं, जिन्हें तुम दर दर की ठोकरें खाने के लिए पता नहीं कहाँ छोड़ आए होंगे। अरे कैसे बेटे हो तुम? अरे कम से कम अपने बीमार बाबूजी पर तो तरस खाया होता। बेचारे सुबह से भूखे प्यासे पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे। तुम देख लेना अमित, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें इसी जन्म में ज़रूर मिलेगा। तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, और समय निकलने के बाद फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। वह इतना कहकर अपने कमरे में चली गई। उधर राधा जी और गौरी शंकर जी के बारे में किशन ने घर पर सभी को बता दिया था।
किशन के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। राधा जी और गौरी शंकर जी बस सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों ने पूरी रात बस करवट बदलते हुए निकाली, कब सुबह हो और कब हम दोनों अपने बेटे के पास जाएं। अगले दिन अंकित अपने काम पर निकल रहा था, तभी उसकी पत्नी की बातों का उसके दिमाग पर कुछ तो असर हुआ था कि तभी उस बाहर एक औरत अपने बेटे को गोद में उठाए हुए थी और उसका पति विकलांग था। तभी वह औरत अपने पति को संभालती है तो कभी अपने बच्चे को। ये सारा नज़ारा देख उसे वह सब याद आने लगा जो बचपन उसने अपने माँ बाबूजी के प्यार में बिताया था। वह याद करने लगा कैसे छोटी सी चोट लगने पर उसकी माँ उसे कितना दुलार करती थी और बाबूजी कंधे पर बिठाकर पूरा घर घुमाते थे। तभी उसकी नज़र सड़क पर पड़ी फटी हुई शॉल बिछाकर सोते हुए एक आदमी पर पड़ी, जिसके पैरों में से काफ़ी खून निकल रहा था और वह दर्द से करहा रहा था, करवटें बदल रहा था। तभी उस आदमी के अंदर अंकित को अपने अपाहिज बाबूजी दिखाई दिए और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू झलक आए। अब उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह अपने माँ बाबूजी के जिस प्यार और दुलार को भूल चुका था वह उसे याद आने लगा। वे तुरंत ही उस अस्पताल के बाहर पहुंचा जहां उसने अपने माँ बाबूजी को छोड़ा था, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। आसपास उसने लोगों से उनका हुलिया बताकर पूछा तो वहीं पर एक चाय की दुकान लगाने वाले आदमी ने बताया कि कल यहाँ एक औरत और आदमी घंटों तक बैठे रहे और पता नहीं वे दोनों यहाँ बैठे किसका इंतज़ार कर रहे थे। इतना दुष्ट होगा उनका बेटा जो अपने बीमार पिता और माँ को छोड़कर यहाँ पर चला गया। फिर पता नहीं अचानक से एक गाड़ी आकर रुकी और उनके साथ लेकर चली गई। यह सुनकर तो जैसे अंकित की जान ही निकल गई। वह सोचने लगा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ, जिन माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। मेरे माँ बाबूजी तो मुझे अपने कंधे पर बिठाकर पूरा मेला दिखाते थे और आज मैं अपने बाबूजी को व्हील चेयर पर भी नहीं घुमा सका। कैसा अभागा बेटा हूँ जो अपने माँ बाबूजी का पेट तक ना भर सका। और मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान एक बार मुझे अपने माँ बाबूजी से मिलवा दो। मैं अब ज़िंदगी भर उनकी सेवा करूँगा। और अपने माँ बाबूजी को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल गया। उधर किशन ने नाश्ता करते समय गौरी शंकर जी से घर के आसपास का माहौल या कोई पहचान जानने की कोशिश की तो गौरी शंकर जी बोले, बेटा मेरा बेटा बहुत ही बड़ी बिल्डिंग में रहता है। उस पूरी बिल्डिंग पर कृष्ण जी की तस्वीर बनी हुई है और हमारे घर के पीछे की तरफ एक बहुत बड़ा चर्च है। कृष्ण ने शहर के सभी बड़ी बिल्डिंग को फ़ोटो नेट से निकाली। फिर उसने चर्च को भी सर्च करना शुरू किया क्योंकि शहर में ज़्यादा चर्च नहीं होते हैं, क्योंकि राधा जी का बेटा एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी में रहता था जिसकी फ़ोटो नेट पर पड़ी हुई थी। कृष्ण भगवान की पेंटिंग देखकर वह पहचान गए, हाँ बेटा यही है मेरे बेटे का घर। फिर चर्च की फ़ोटो दिखाकर कृष्ण ने कन्फर्म किया और देवकी जी और गौरी शंकर जी को लेकर उनके घर छोड़ने के लिए चला गया। बिल्डिंग तो मिल चुकी थी, लेकिन फ्लोर कौन सा है और फ्लैट नंबर कौन सा है इस बात का उन्हें कोई आइडिया नहीं था। लेकिन किशन ने बिल्डिंग के वॉचमैन को बुलाया और अंकित के नाम से फ्लैट नंबर पता किया। और राधा जी की बहू ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वह अपनी सास ससुर को देखकर रोने लगी। माँ बाबूजी आप दोनों ठीक तो हैं ना? आप दोनों को कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? मेरी तो जान ही निकल गई थी। तभी किशन बोला, यह ड्रामा बंद करो, बताओ कि तुम्हारा पति कहाँ है। तभी गौरी शंकर जी किशन की ओर देखकर बोले, बेटा कैसी बातें कर रहे हो? किशन बोला, सही कह रहा हूँ अंकल जी, पूछिए अपनी बहू को, इसी के कहने पर आपको छोड़ आया होगा वह। राधा जी की बहू बिल्कुल चुपचाप खड़ी हुई थी क्योंकि वह जानती थी कि गलती उसके पति की है। ऊपर से किशन वर्दी में आया था, इसीलिए ज़्यादा बोलने में
उसने अपनी भलाई नहीं समझी और उधर अंकित पागलों की तरह अपने माँ बाबूजी को ढूंढ रहा था। उसका मन गिलानी से भरा हुआ था। वह पूरा दिन भूखा प्यासा बस अपने माँ बाबूजी को ढूंढने में लगा हुआ था। तभी उसकी पत्नी का कॉल आया। वह बोली, सुनो अंकित, तुम अभी की अभी घर पर आ जाओ जल्दी से। अंकित वैसे भी आज काम पर नहीं गया था। जैसे ही अंकित घर पहुंचा, उसने देखा कि दरवाज़ा उसकी माँ ने खोला है। एक पल को तो वह यकीन ही नहीं कर पाया। फिर रोते रोते अपनी माँ के पैरों में गिर गया और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा और अपने बाबूजी से बोला, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। तभी बाहर आता हुआ किशन बोला, क्या ड्रामा करते हो दोनों पति पत्नी। उसने अंकित का कॉलर पकड़ते हुए कहा, अगर आज के बाद मुझे पता चला कि तुमने अपने माँ बाबूजी के साथ ऐसा कुछ किया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राधा जी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह बोली, किशन बेटा तुम ये क्या कर रहे हो। तब किशन बोला, आंटी जी आपका बेटा आपको जानबूझकर वहाँ पर छोड़कर आ गया था। यह सुनते ही राधा जी और गौरी शंकर जी के जैसे पैरों तले जमीन ही सरक गई। वह दोनों अंकित की ओर देखने लगे तो अंकित उनके पैरों में गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ बाबूजी, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। तभी उसने इंस्पेक्टर के हाथ से डंडा लेकर अपनी माँ के हाथ में थमा दिया और कहा, आप चाहे जितना मार लो मुझे, क्योंकि जो मैंने किया है उसकी सज़ा ये बहुत कम है। मैं अपने स्वार्थ में बिल्कुल ही अंधा हो चुका था। मुझे तो बस आपकी प्रॉपर्टी चाहिए थी। किशन बोला, तुम्हें खाली उनकी प्रॉपर्टी ही चाहिए थी। एक बार अपने माँ बाबूजी से कह कर तो देखते, वह तुम्हें ऐसे ही दे देते। आखिर तुम्हारे सिवा उनका है ही कौन। अरे माता पिता तो ऐसे होते हैं जो अपने मुंह का निवाला निकाल कर भी अपने बच्चों को खिला देते हैं और खुद भूखे पेट सो जाते हैं। सोचो जिन बच्चों के पास माँ बाप नहीं होते उनकी क्या दशा होती है। भगवान ने तुम्हें ये अनमोल तोहफा दिया है तो उसकी कदर करना सीखो। और हाँ, इनके आगे धन दौलत की कोई कीमत नहीं है। यह कहकर किशन वहाँ से चला गया और अंकित को भी अपने किए का पछतावा अच्छे से हो चुका था और वह अब खुले मन से अपने माँ बाबूजी की सेवा करने लगा और एक अच्छे से अस्पताल में उसने अपने बाबूजी का इलाज करवाया। धीरे धीरे गौरी शंकर जी के पैरों में भी काफ़ी फ़र्क आने लगा था और अब हंसी खुशी उनकी गृहस्थी आगे चल रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्या अंकित ने अपनी माँ बाप के संग जो किया वह सही था या गलत, या पछताने से जो उसने अपने माँ बाप के संग किया वह ठीक था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।